हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका जो है स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आज डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम आप लोग को 5 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए किस मिशन को शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय बजट में जो है इसकी घोषणा की गई है किस मिशन की शुरुआत करने के लिए। विकल्प में है आत्मनिर्भर परमाणु मिशन, परमाणु ऊर्जा मिशन, हरित परमाणु ऊर्जा मिशन, भारतीय परमाणु मिशन। सही उत्तर आपका रहेगा परमाणु ऊर्जा मिशन को विकास करने के लिए घोषणा की गई है। तो वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। SMR छोटे लघु रिएक्टर हैं और जिनकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, तो ध्यान रखना है। SMR छोटे मॉड्यूलर और रिएक्टर आधारित होते हैं जो कम कार्बन वाली बिजली पैदा करते हैं। इनके पदचिन्ह या इनके फुटप्रिंट जो होते हैं छोटे होते हैं और इनकी पूंजी लागत भी कम होती है और उन्हें कारखाने में बनाया जा सकता है, फैक्ट्रीज में जो है इसका निर्माण किया जा सकता है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो परमाणु ऊर्जा मिशन का जो है यही उद्देश्य है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रहा कोल्लेरू झील। तो ये आपको बताना कोल्लेरू झील जो है किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश में स्थित है कोल्लेरू झील। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स जान लेना जरूरी होता है। दूसरे नंबर, एनजीटी ने इसके कुछ प्रोजेक्ट पर जो है रोक लगा दिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो एनजीटी के बारे में भी देख लेना जरूरी होता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जा रहा है, उसकी दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ जो कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। इसका दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ है ने आंध्र प्रदेश सरकार को कोल्लेरू आर्द्रभूमि क्षेत्र में एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया। ध्यान रखना, मीठे पानी की झील है। उसमें 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर आगे बढ़ने से रोक दिया है। उस पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा था उस पर विकास को रोक दिया है। कोल्लेरू झील देखेंगे तो पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में स्थित एक बड़ी झील है, प्राकृतिक उथली मीठे पानी की झील है जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। तो ये इसको ध्यान रखना है। यह झील जो है उप्पू तेरू नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिएगा, उप्पू तेरू क्या होता है, यहाँ आंध्र प्रदेश आपको मान लीजिए है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ झील इसके तट पर ही एकदम स्थित है। इस झील के माध्यम से जो झील का पानी होता है ये आपके बंगाल की खाड़ी में उप्पू तेरू नदी के माध्यम से यहाँ जाता है बंगाल की खाड़ी में। कई बार क्या होता है, इस पानी से इस नदी से जो है इस मीठे पानी के झील में कभी कभी खारी पानी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये उप्पू तेरू नदी के माध्यम से जोड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात हुई है तो निश्चित रूप से जान लेना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे आप प्राधिकरण कहते हैं, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। 2010 में ये ध्यान रखना है, ऐसा स्थापित करने वाला, ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस तरह से कोई संस्था स्थापित करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। अब कहेंगे और 2 देश कौन है, ऐसा करने वाले 2 देश सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। कौन कौन से 2 देश किए हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ध्यान रखना, उसके बाद भारत तीसरा ऐसा देश बना है। 2010 में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था, उसके माध्यम से इसको गठित किया गया था अक्टूबर 2010 में। हेडक्वार्टर देखेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में से देखेंगे कौन कौन से हैं। भोपाल में इसका एक कार्यालय क्षेत्रीय, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। ये चारों आपसे पूछा जा सकता है। पूरे देखेंगे आप जो है उत्तर, दक्षिण, मध्य सब में जो है इसके कार्यालय हो गए हैं। चेयरमैन वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये जो है स्थापित किया गया था जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये 4 चीजों से पावर लेकर के स्थापित किए गए। 4 नहीं, इन एक्ट से जो है ये 4 नहीं है, कई है, 7-8 एक्ट हैं। तो उससे जो है पावर लेकर के ये स्थापित किया गया था। जैसे क्या हुआ, वाटर एक्ट आया 1974 में,
तो उससे उसमें जो है वाटर से संबंधित संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। वाटर सेस एक्ट आया था, वो जिसे कहते हैं जल अधिभार अधिनियम 1977 में। तो इससे जो है इसमें जो है इसके बारे में कुछ बात की गई थी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम। तो इसमें जो है वन से संबंधित कुछ बात की गई थी, संरक्षण के संबंधित। एयर से संबंधित जो है एयर एक्ट 1981 में आया। ऐसे ये डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि एयर एक्ट कब आया, मिलाने के लिए ऐसा दिया है। तो ये आपको सन भी याद रख लेना है, आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे, इससे आप प्रॉफिट में रहेंगे। एयर एक्ट कब आया था? 1981 में, हमारे वायु को संरक्षण करने के लिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो उसके बाद से जो है इन्वायरमेंट को संरक्षण देने के लिए 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो उसके तहत ये पावर लेता है कि इन्वायरमेंट को कैसे जो है सुरक्षित करना है। पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट है 1991 में, उसके तहत ये पावर लेता है। और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इससे भी पावर लेता है। तो ये सब एक्ट आपसे पूछा गया है कि किस सन में जो है ये एक्ट पास हुआ। तो यह मिलाने के लिए दिया कि आपका वाटर सेस एक्ट कब आया, मान लीजिए एयर एक्ट कब आया, उसके बाद वाटर एक्ट कब आया। तो पहले वाटर आएगा, देखिए पहले वाटर से हम लोग संबंधित हैं, उसके बाद ऊपर रहता है वायु, मतलब मान सकते हैं एक हिसाब से। वायु तो सब जगह है, लेकिन आप याद करने के लिए पहले वाटर आएगा, फिर उसके बाद एयर आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इस सबसे ये पावर लेता है कि इस सब का पूरा किसी को वाटर का संरक्षण करने के लिए काम दिया गया है, किसी को वायु संरक्षण के लिए, किसी को पर्यावरण के लिए, किसी को वन के लिए। तो ये सब इसके लिए जो है, किसी को जैव विविधता संरक्षण के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो उसी सबसे ये पावर लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कोल्लूरू लेक यहाँ है। यहाँ जो कोल्लूरू लेक अभी आपसे बताया ना, ये किस नदी के माध्यम से? जस्ट 1 मिनट। ये देखिएगा उप्पू तेरू नदी के माध्यम से यहां से जुड़ा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी में जुड़ा हुआ, तो ध्यान रखना है। अगला है, देखिएगा चर्चा में रहा हेनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? कौन सा जो है इसका नेचुरल होस्ट है, कौन सी प्रजाति इसको नेचुरल होस्ट करती है? तो विकल्प में है जंगली सुअर, फल चमगादड़, मच्छर, चिड़िया। सही उत्तर आपका रहेगा फल चमगादड़ इसको जो है होस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। फल चमगादड़ जिसे फ्रूट बैट्स कहते हैं, आप जानते होंगे, एक नीफा वायरस सुने होंगे, नीफा। तो ये जो है नीफा वायरस से संबंधित एक हेनिपा वायरस है, कैंप हिल वायरस जिसे कह रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका में भी इसको जो है डिटेक्ट किया गया है, जिससे प्रकोप बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। तो इसके कारण से यह न्यूज में था। हेनिपा वायरस जो है पैरामाइक्सोविरिडे परिवार से संबंधित जेनेटिक आरएनए वायरस है। तो ये जेनेटिक नहीं, जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब क्या होता है? जो जानवरों से आदमियों में फैल सकता है, आदमियों से जानवरों में फैल सकता है, ये जूनोटिक बीमारी होता है। तो यह वायरस मनुष्य सहित स्तनधारियों को जो है संक्रमित कर सकता है, जिससे गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी और इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। तो ध्यान रखना है। संक्रमित जानवरों, दूषित भोजन या पानी और मानव संपर्क के माध्यम से संक्रमण होता है। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें अगर लक्षण देखेंगे तो बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, से लेकर के गंभीर इंसेफ्लाइटिस, दौरे और कोमा तक की स्थिति जो है आपको लग सकते हैं लक्षण में। ये देखिएगा हेनिपा वायरस, ये चमगादड़ के फ्रूट्स, चमगादड़ से जैसे जो चमगादड़ अगर फ्रूट्स खाई, वो उसको मानव भी कंज्यूम कर लिया, तो उसके माध्यम से ये फैलता है। तो इसको ध्यान रखना। इसीलिए जो है कहते हैं, कोई अगर फल फूल जूठा रहे तो उसको मत खाया करिएगा, लगता है कि मतलब इसको कोई जानवर काटा है। दोस्त, जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश के साथ एक्यूबेरिन अभ्यास यानी एक्सरसाइज एक्यूबेरिन में भाग ले रहा है? तो इसका आयोजन अभी किया जा रहा है 2 फरवरी से और 15 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। तो किस देश के साथ जो है ये एक्सरसाइज भारत कंडक्ट कर रहा है, मतलब भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? विकल्प में है मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स। सही उत्तर आपका रहेगा मालदीव के साथ भारत ये एक्सरसाइज कर रहा है, एक्यूबेरिन अभ्यास।
तो आयोजन इसका जो है माफिला फूसी मालदीव्स में हो रहा है 2 से लेकर के 15 फरवरी तक, ये हम आपको बताए हैं। इसका इस बार जो है 13वां संस्करण है। इसका 12वां संस्करण जो है भारत में हुआ था, उत्तराखंड में। देखिएगा ये जो है इक्विबेरियन अभ्यास भारत और जो है मालदीव्स में अल्टरनेटिव क्रम में होता है। एक बार भारत में होगा तो उसके अगली बार जो है मालदीव्स में होगा। तो यह संयुक्त राष्ट्र के जो है जनादेश के तहत एक अर्ध नगरीय क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाने पर जो है केंद्रित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सन घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। विकल्प में है ईरान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। सही उत्तर आपका रहेगा न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी पर्वत को जो है माउंट तारानाकी पर्वत को लीगल पर्सन घोषित किया गया। लीगल पर्सन मतलब ये पर्वत जो है एक मानव की तरह व्यवहार करेगा, ये कानूनी लड़ाई लड़ सकता है, इसको जो है कोई परेशान कर सकता है। जैसे लीगल पर्सन आप हैं तो हमको अगर कोई छेड़ रहा है, हमको कोई बेच रहा है तो हम कानून के हिसाब से जो है कार्रवाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो है माउंट हो गया माउंट तारानाकी। तो ये न्यूज में है, इसलिए जो ध्यान रखना जरूरी है किस देश में स्थित है। तो माउंट तारानाकी को जो है लीगल पर्सन घोषित किया गया है जो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के लिए यह पर्वत एक पूर्वज के रूप में पूजनीय है और इनकी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। तो ये पर्वत आपका महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड के अगर देखेंगे न्यूजीलैंड में 2 स्थान और जो है, एक टे ओरेबेरा जो विशाल जंगल है जो 2014 में, और बांग नुई नदी जो 2017 में इसको कानूनी लीगल पर्सन के रूप में दर्जा दिया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी इसका ये माउंट तारानाकी जो है ये आपका तीसरा प्लेस हो गया, तीसरा जो है वो हो गया है न्यूजीलैंड में कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित होने वाला। तो ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, यहाँ की जो जमीनें हैं, यहाँ से खदान है, ये सब आप जो है करेंगे तो कोर्ट में वहां जो है आपको ले जाया जा सकता है, कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ की जमीनें आप नहीं खरीद सकते हैं। ये जो समुदाय है माओरी समुदाय जो है काफी वल्नरेबल स्थिति में यहाँ है, तो उसके संरक्षण के लिए भी ये योजना शुरू की गई है। आप देखेंगे तो यहाँ ये पर्वत स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका न्यूजीलैंड का मैप है, प्रशांत महासागर में स्थित है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला सफेद, ये देखिएगा, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र यानी व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा। विकल्प में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश के रीवा में इसको स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र होगा मध्य प्रदेश के रीवा के गोविंदगढ़ में स्थापित करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। अब इसका स्थापना किया जाएगा। सफेद बाघों के संरक्षण के लिए पता नाम से चला, इसकी ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए इसके जो है लिए स्थापित किया जाएगा। तो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना इसका उद्देश्य से इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिएगा आपका सफेद बाघ है जो बंगाल टाइगर का जो है एक प्रजाति है। अगला है, देखिएगा, भारतीय हज यात्रियों को जो है स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो विकल्प में हज सपोर्ट ऐप, हज सुविधा ऐप, हज सहायता ऐप, हज स्वास्थ्य ऐप। तो सही उत्तर आपका रहेगा हज सुविधा ऐप जो है लॉन्च किया गया है, बी सही उत्तर आपका रहेगा। सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, तो इसके लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने हज यात्रा के दौरान भारतीय तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे ये इस हज यात्रा क्या होता है? तो जो मुस्लिम समुदाय होता है, मुस्लिम कम्युनिटी होता है, वो मक्का और मदीना जाते हैं। आप जानते होंगे हज की यात्रा वही होती है, मक्का और मदीना। तो मक्का और मदीना जो है जो लोग जाते हैं वहां ये हज की यात्रा आपका पूरा होता है। जो मुस्लिम धर्म गुरु थे उनके जन्म स्थान पे जहां उनका जन्म हुआ था, जहां वो रहे थे, उस स्थान को पवित्र मान करके यहाँ ये हज यात्रा किया जाता है। ये देखेंगे आप, ये सऊदी अरब का मक्का है और यहाँ आपका मदीना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, देखिएगा, टाटा स्टील चेस मास्टर्स
2025 का टाइटल से यानी खिताब किसने जीता है? तो विकल्प में है आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, मैगलस कार्लसन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा आर प्रज्ञानंद जो है इसको जीते हैं टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प इसका डिटेल्स देख लेना जरूरी हो जाता है। आर प्रज्ञानंद जो है विश्वनाथन आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी ये जो है टाटा स्टील चेस मास्टर का खिताब है, यानी शतरंज चेस मतलब होता है जानते होंगे। तो ये शतरंज का खिताब जो है पहले कौन जीता था? विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय थे जो ये जीते थे, और आर प्रज्ञानंद क्या हो गए? ये दूसरे व्यक्ति ऐसे बन गए हैं जो इस खिताब को जीते हैं। आर प्रज्ञानंद ने जो है फाइनल में डी गुकेश को, जो विश्व नंबर के अभी 18 वर्ष के सबसे कम उम्र के जो है प्रथम खिलाड़ी बने थे, तो उनको हरा दिया है आर प्रज्ञानंद ने सडन डेथ मामले में, सडन डेथ मुकाबले में। अब सडन डेथ भी एक बात हो गई, सडन डेथ में हरा करके टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। तो अभी सडन डेथ एक बात होगी, तो इसके बारे में भी जान लेना जरूरी होता है। सडन डेथ होता है जिसे अर्मेंडन कहते हैं। तो ये जब क्या होता है, जब टूर्नामेंट में दो खिलाड़ियों के स्कोर बराबर होते हैं तब दोनों खिलाड़ियों के बीच जो है ब्लिट्स गेम्स कराया जाता है, और यदि यह भी टाई हो जाता है जब ये ब्लिट्स गेम होता है तब भी जो है तब सडन डेथ गेम के माध्यम से के आधार पर परिणाम घोषित किया जाता है। तो ये आपका जो है चेस से संबंधित टर्म है क्या? सडन डेथ है। तो ध्यान रखना, ये आपका टर्म भी पूछा जा सकता है कि किस लिए यूज होता है, तो ये आपका ध्यान रखना है। अब इसके बारे में देखिएगा, और ये टाटा स्टील द्वारा जो है कराया जाता है चेस टूर्नामेंट। तो ये क्यों इसका आयोजन कहाँ होता है, क्यों इसका टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट रखा गया है, जबकि इसका आयोजन जो है नीदरलैंड में होता है। हर जनवरी में इसका आयोजन होता है, 1938 से हो रहा है वो भी। तो इसका जो है टाटा स्टील जो है इसको स्पॉन्सर करती है, इसलिए जो है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट इसका नाम रख दिया गया है। तो जो विश्व के टॉप ग्रैंड मास्टर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखना है 1938 में इसका नाम हुगो बेस टूर्नामेंट था, जो 2011 में नाम बदल करके टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टाटा द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ये है आपके आर प्रज्ञानंद, तो ध्यान रखना है। अगला है कौन सा राज्य गरिमा के साथ मरने का अधिकार यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा? तो कौन सा राज्य ने ऐसा कहा है कि हम जो है गरिमा के साथ मरने का अधिकार को लागू करेंगे? तो विकल्प में है असम, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक सरकार ने जो है लागू करने के लिए घोषणा किया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके सिद्धारमैया है, इनके बारे में जानते होंगे आप। तो इन्होंने जो है गरिमा के साथ मरने का अधिकार के लिए जो है कानून लागू करने के लिए बात की है, और कर्नाटक ऐसा करने वाला केरल के बाद जो है दूसरा राज्य हो जाएगा। अभी इस पे जो है देखेंगे तो थोड़ा सा अगर देखेंगे तो हम डिटेल इसका देख रहे थे, तो गोवा और महाराष्ट्र सरकार भी इस पे विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में जो है इन दोनों राज्यों में भी लागू हो। तो कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने के लिए आदेश दे दिया है, जिससे जो है गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जीने की इच्छा यानी लिविंग बिल को जो है लागू किया जा सके। तो जीने की इच्छा मतलब क्या होता है? ये लिविंग बिल क्या होता है? आपको पहले से ही आपको बता दिया जाएगा, मतलब आप पहले से ही बता देंगे कि अगर हमको ऐसा कोई कंडीशन आया कि हम जो है कोमा में चले गए या हम जो है सपोर्ट सिस्टम पे जी रहे हैं, तो वहां से हमको सपोर्ट सिस्टम हटा लेना है, और हमको जो है आपने क्या कहते हैं इसको डिग्निटी के साथ हमें मर देना जाना है। तो मतलब उसको हमको कर देना है, किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया जाएगा कि अगर वो आदेश दे देंगे तो आप उसको कर दीजिएगा ऐसा। तो घर के किसी व्यक्ति को तो लिविंग बिल जो उसका वो किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद उसको जो है गरिमा के साथ मरने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ मरने का अधिकार राइट टू बी डाई विद डिग्निटी को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन आप जो है जरूर अपने दोस्तों तक भेजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना जो है पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।